हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। और जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं, हम इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि लेटेस्ट एडिशन है, 7th एडिशन, राइट। और प्रीवियसली हम बहुत से चैप्टर ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि ओवरऑल 7 चैप्टर्स हम देख चुके हैं। करंटली हमारा जो चैप्टर गोइंग ऑन है वो 8th चैप्टर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी इंडियन पॉलिटी के लिए, दैट इज़ फंडामेंटल राइट। और इस फंडामेंटल राइट के भी ऑलमोस्ट, जैसा कि हमें पता है, हमने देखा था आर्टिकल 12 to 35 पार्ट 3 के अंदर हमें फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। या आर्टिकल 32 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे वो आर्टिकल्स। आप पीछे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं सारे वीडियो लेक्चर्स। और आज जो हम आर्टिकल्स की बात करने वाले हैं, जो रिमेनिंग 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 33, 34 एंड आर्टिकल 35। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आर्टिकल 33 की। आर्टिकल 33 क्या बात करता है? तो आर्टिकल 33 बात करता है आर्म फोर्सेस एंड द फंडामेंटल राइट्स की। मतलब आर्म फोर्सेस जो हमें देखने को मिलते हैं, आर्म फोर्सेस का मतलब क्या होता है? आर्म फोर्सेस, अब देखिए, कुछ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो सभी हम सभी सिविलियंस को तो मिले होते हैं। सिविलियंस के लिए सारे फंडामेंटल राइट्स क्या है? इक्वली एप्लीकेबल। बट ये जो आर्म फोर्सेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, पुलिस फोर्स, ने इंटेलिजेंस एजेंसीज़, इसके अलावा बात करें हम दूसरे एनालॉग फोर्सेस होते हैं, तो ये और बात करें हम पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, तो इन सभी के जो फंडामेंटल राइट्स जो है ना, इनको कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं होते हैं। इनके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। और ये रिस्ट्रिक्शन कौन लगाता है? इसकी अथॉरिटी अल्टीमेट किसके पास है? तो ये अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास। क्लियर है। तो आर्टिकल 33 क्या बोलता है कि इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट एंड एबोरगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस सच एज पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, एनालॉग फोर्सेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब ये फंडामेंटल राइट कर्ब्स तो कर दिए पार्लियामेंट ने, पर क्यों किए? उसका रीज़न क्या है? तो फिर सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है आर्टिकल 33 का, वो मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है टू एंश्योर प्रॉपर डिस्चार्ज of their duty of whom? Duty of these sections of the armed forces and maintenance of discipline amongst them। तो ये मेन रीज़न होता है कि भाई पार्लियामेंट जो है वो क्या करती है? आर्म फोर्सेस जो हैं और रिलेटेड फोर्सेस जो हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को कर्ब कर सकती है, कि भाई वो इंश्योर कर सके कि ये लोग प्रॉपर डिस्चार्ज करें उनकी ड्यूटी को, साथ ही साथ मेंटेन करें डिसिप्लिन अमंग देम। हम जानते हैं इन फोर्सेस का डिसिप्लिन ही इनकी ताकत है। क्लियर। साथ ही साथ हम कुछ बात करें तो पहली चीज़ रिमेंबर रखने वाली चीज़ है कि भाई पार्लियामेंट, ओनली द पार्लियामेंट जो है ना, हैज़ द राइट अंडर आर्टिकल 33, नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर, टू मेक द और टू सस्पेंड और रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ दीज फोर्सेस। अब सेकेंड चीज़ क्या है कि भाई पार्लियामेंट ने जो भी लॉज बनाया इनके फंडामेंटल राइट्स को कर्ब करने के लिए, उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो उसको किसी भी कोर्ट के अंदर क्या नहीं किया जा सकता? चैलेंज नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि भाई पार्लियामेंट ने कोई भी लॉज बना दिया अंडर आर्टिकल 33 टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ आर्म फोर्सेस, तो इन राइट्स को क्या है? कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। बट ग्राउंड्स क्या होना चाहिए? ग्राउंड्स होना चाहिए फंडामेंटल राइट का कॉन्ट्रावेंशन, यानी कि फंडामेंटल राइट इनके रिस्टोर करने, वो ग्राउंड्स पे क्या है, आप कोर्ट के अंदर क्या नहीं कर सकते हो? अपील नहीं कर सकते हो। क्लियर है कि भाई पार्लियामेंट ने अंडर आर्टिकल 33 कोई भी लॉ बनाया जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इनके फंडामेंटल राइट को, तो आप कोर्ट के अंदर है ना, क्या कि नहीं, अपील नहीं कर सकते। बट वो ग्राउंड्स क्या है?
फंडामेंटल राइट कि ये लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है आर्म फोर्सेस के, इसीलिए आप क्या करो, आप रिपील करो, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी अपील कर रहे हो, तो ये चीज़ें अलाउ नहीं है। अब इसी से रिलेटेड पार्लियामेंट ने बहुत से लॉ बनाए, जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि आर्मी एक्ट है 1950 का, सेम हमें देखने को मिलता है नेवी एक्ट है 1950 का, एयरफोर्स एक्ट है 1950 का, पुलिस फॉर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट एक्ट है 1966 का। इसके अलावा हम देखें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट है एंड सो ऑन। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट है जो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस जो है ना उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन है जैसे कि भाई मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, इसका मतलब सिर्फ जो कॉम्बैटेंट रोल में है, कॉम्बैटेंट यानी कि जो लड़ाई कर रहे हैं एक्चुअल वही नहीं होते। इसके अलावा जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आर्म फोर्सेस के अंदर क्या होते हैं, बार्बर्स भी होते हैं, नाई भी होते हैं, कारपेंटर्स भी होते हैं, मैकेनिक्स भी होते हैं, कुक्स भी होते हैं, है ना। और साथ ही साथ हम देखते हैं चौकीदार है, फिर लाइब्रेरियंस होते हैं, तो ये लोग भी होते हैं जो आर्म फोर्सेस के अंदर ही होते हैं, बट कॉम्बैटेड रोल में नहीं होते हैं। ये लोग क्या होते हैं, नॉन कॉम्बैटेड रोल में होते हैं। तो इनके भी फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। दोनों के, कॉम्बैटेड हो या नॉन कॉम्बैटेड हो, दोनों के फंडामेंटल राइट को क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। क्लियर है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं तो आर्टिकल 33 और क्या बोलता है कि भाई ये एक्सक्लूड भी कर सकता है कोर्ट मार्शल। तो भाई हम जानते हैं मिलिट्री लॉ, मिलिट्री के अंदर जो भी पनिशमेंट दी जाती है आर्मी ऑफिसर्स को या आर्म फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स ही नहीं आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स भी आ जाते हैं इसके अंदर। तो आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स को क्या करा जाता है, पनिश किया जाता है अंडर और बाय द प्रोसेस ऑफ कोर्ट मार्शल। राइट, सुना होगा आपने, बहुत सी मूवीज़ और सीरीज़ में देखा होगा, वेब सीरीज़ के अंदर, कि भाई आपको कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। ऐसे वन ऑफिसर दूसरे ऑफिसर्स को धमकियाँ देते हुए फिरते हैं, है ना। तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई ये जो आर्टिकल 33 है, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कोर्ट मार्शल को भी एक्सक्लूड कर सकती है कि भाई पार्लियामेंट लॉ इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 33 कैन ऑल्सो एक्सक्लूड द कोर्ट मार्शल फ्रॉम द रीट जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कि भाई तुम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा नहीं सकते, और जाओगे तो भी रीट जुरिडिक्शन जो है ना वो कंपल्सरीली नहीं है इन केस ऑफ आर्टिकल 33 एंड मार्शल कोर्ट मार्शल एज वेल। तो जैसे अदर फोर्सेस के लिए जो सिविलियन लॉज है उसके अंडर जो भी क्या है रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं राइट, सेम कोर्ट मार्शल के लिए भी इनके राइट जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 33। क्लियर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने क्या देखा, तो भाई आर्टिकल 33 एक्चुअली बात करता है कि आर्म फोर्सेस हैं या पुलिस फोर्सेस हैं या स्पेशल फोर्सेस हैं या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, इन सभी फोर्सेस के बहुत कॉम्बैटेड एंड नॉन कॉम्बैटेड जो ऑफिसर्स हैं या सोल्जर्स हैं उनके क्या होते हैं फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और कौन करेगा, तो ओनली पार्लियामेंट करेगी। और पार्लियामेंट का ये जो एक्ट है इसको ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट कांट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्लियर है। ये चीज़ें बात करती है। सेम मार्शल लॉ या फिर क्या होता है कोर्ट मार्शल, सेम कोर्ट मार्शल के लिए भी क्या है, कोर्ट मार्शल के केस के अंदर भी फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है, वायलेट किया जा सकता है। क्लियर है। तो आई होप आर्टिकल 33 क्लियर हुआ। आर्टिकल 34 की बात करते हैं हम। आर्टिकल 34 क्या बोलता है, आर्टिकल 34 बात करता है मार्शल लॉ की, ठीक है, एंड द फंडामेंटल राइट्स की। तो मार्शल लॉ सबसे पहले होता क्या, मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री रूल। फर्स्ट थिंग ये कैसे इम्पोज किया, तो भाई कोई भी क्या है इंडिया की टेरिटरी है, इंडियन कोई भी टेरिटरी है जो क्या है डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब है मतलब वहाँ की जो सिविलियन गवर्नमेंट है, सिविलियन गवर्नमेंट मतलब पुलिस है, वहाँ की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ये लोग क्या कर पा रहे हैं, ये लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए क्या किया जाता है, पार्लियामेंट, रिमेंबर पार्लियामेंट, यहाँ पे भी क्या करनी, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता। पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32 क्या करती है,
मार्शल लॉ इम्पोज करती है वो पर्टिकुलर एरिया में, और बड़ा एरिया तो बड़ा एरिया, छोटा एरिया तो छोटा एरिया, और कई बार ओवरऑल स्टेट के अंदर भी इम्पोज किया जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है भाई, जो सारी जो सिविलियन गवर्नमेंट है, सिविलियन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, है ना। इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या किया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और सारी पावर जो है वो आर्मी के पास आ जाती है, मिलिट्री के पास आ जाती है, और वो आर्मी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्या करती है, उस एरिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चालू करती है। फॉर एग्जांपल किसी एरिया के अंदर हम देखें भाई राइट्स हो गए बहुत सारे, हमें राइट्स हो रहे हैं, 1 बाय 1 कंटिन्यू राइट्स पे राइट्स हो रहे हैं, पुलिस वहाँ की कंट्रोल कर नहीं पा रही है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही चीज़ों को, तो फिर एक ऑप्शन बचता है पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो सीधा मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। क्लियर है मार्शल लॉ कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, रीज़न ये है। अब देखिए मार्शल लॉ एक ऐसी चीज़ है ना जो अभी तक इंडिया के अंदर इम्पोज नहीं किया गया है। सेकंड चीज़, मार्शल लॉ जो है ना इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफ़ाइन नहीं किया गया है, और आज तक ना ही इंडिया में इसको इम्पोज किया गया है। इट मीन्स हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि मार्शल लॉ एक्चुअली कैसे इम्पोज होता है, तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई मार्शल लॉ एक बार लग गया तो उस एरिया के लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट के हाथ में क्या होता है, इनडेफिनेट पावर होती है कि वो किसी भी कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है उसको पावर दे सकती है, और मिलिट्री को भी पावर दे सकती है मार्शल लॉ इम्पोज करने के लिए। साथ में क्या होता है कि मार्शल लॉ के तहत जो भी ऑफिसर्स हैं काम कर रहे हैं वहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं, वो उनको क्या ऑल द मोर पावरफुल हो जाते हैं वो, कि भाई लॉ एंड ऑर्डर किसी भी हाल में मेंटेन करना ही है। इसके लिए वो सारे ऑल नेसेसरी क्या कर सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं। दे कैन इम्पोज द restrictions on the right of the civilians and can punish the civilians and even condemn them to death तक की चीज़ें अलाउ होती है उनको। और पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इस लॉस को जो भी डेथ पेनल्टीज़ दी गई है, उन्होंने जो भी ये चीज़ें की हैं मार्शल लॉ के तहत आर्मी ऑफिसर्स ने, तो उसको क्या कर सकती है, वैलिडेट कर सकती है पार्लियामेंट बाय द एक्शन ऑफ लॉ। क्लियर है। और जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। और भी हम बात करें तो अब देखो कोई स्पेसिफिक या फिर एक्सप्लिसिट जो प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ को लेके देखने को मिलते नहीं हैं, पर हम बोल सकते हैं कि इम्प्लिसिट प्रोविज़न देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट कुछ प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 33 एक्सप्लिसिटली नहीं बोलता है मार्शल लॉ के लिए, पर इम्प्लिसिटली बोलता है, यानी कि इनडायरेक्टली चीज़ें बताता है ना। अंडर विच क्या होता है, मार्शल लॉ कैन बी डिक्लेयर इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और जनरली ये क्या है कि भाई कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस होती है, जैसे कि भाई वॉर हो गया, इन्वेजन हो गया, इंसरेशन हो गया, रिबिलियन हो गया, राइट्स हो गए, ऐसे कोई भी वायलेशंस हो गए जो क्या कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डिसरप्ट कर रहे हैं, है ना। तो फिर क्या किया जाता है, सिविलियन गवर्नमेंट को साइड करके आर्मी जो है वो पावरफुल बन जाती है और इसको पार्लियामेंट अलाउ करती है। क्लियर है, स्टेट लेजिस्लेचर इसको अलाउ करेगा नहीं। अब पार्लियामेंट, अब इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि भाई ऑल द मोर पावरफुल अगर आर्मी बन गई तो क्या सारे राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते सिविलियंस के, नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बस जो रीट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हैबियस कॉर्पस क्या होते हैं, क्या होती है हैबियस कॉर्पस, मे आई हैव द बॉडी, मतलब आप किसी को भी इलीगली डिटेन नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते, उसका राइट टू लाइफ छीन नहीं सकते। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ड्यूरिंग मार्शल लॉ, इवन ड्यूरिंग मार्शल लॉ हैबियस कॉर्पस कैन नॉट बी सस्पेंडेड। क्लियर है। और याद रखना कि मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी दोनों में डिफरेंस है। नेशनल इमरजेंसी हम आगे देखेंगे। मार्शल लॉ में क्या होता है कि भाई फंडामेंटल राइट अफेक्ट होते हैं, उनको क्या है, वायलेशन भी उनका देखने को मिलता है और ये लीगल माना जाता है जब मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है। दूसरा, ये क्या करता है, लोकल लेवल की गवर्नमेंट जो है उनको सस्पेंड कर देता है ना। और वहाँ के जो ऑर्डिनरी लॉज होंगे सिविलियंस के लिए बनाए सिविलियन गवर्नमेंट ने, उनको भी क्या कर दिया, सस्पेंड कर देता है ना। दूसरा क्या किया जाता है
इट इज़ इम्पोज इन सम स्पेसिफिक एरिया के अंदर भी यही इम्पोज किया जाता है। जितना बड़ा एरिया डिस्टर्ब होगा उस एरिया के अंदर इम्पोज किया जाएगा। साथ ही साथ इट हैज़ नो स्पेसिफिक प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ इम्प्लिसिट ओनली, यानी इनडायरेक्ट वे के अंदर लिखा गया है, एक्सप्लिसिटली चीज़ें नहीं लिखी गई। तो ये हमें देखने को मिलता है मार्शल लॉ अंडर आर्टिकल 34। क्लियर है सभी को? आई होप क्लियर हुआ होगा। आर्टिकल 33 देखा हमने एंड आर्टिकल 34 देखा। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट आर्टिकल की ओर, जो कि है आर्टिकल 35। अब आर्टिकल 35 किस चीज़ की बात करता है? ये बात करता है कि इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट क्या कर सकती है? सर्टेन फंडामेंटल राइट से उसको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही चेंज कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, और कोई स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 32 क्या करता है? लेज डाउन देयर द पावर टू मेक द लॉज to give effect to the certain specified fundamental right shall vested only with the parliament and not the state legislature। certain fundamental right है, उनका imposition है, उनका enforcement है, वो सिर्फ और सिर्फ fundamental right का सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही करेगी, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता है। ये प्रोविज़न इंश्योर क्या करता है? ये प्रोविज़न इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द कंट्री, कि भाई कोई भी फंडामेंटल राइट्स को लेके क्या रहे, एक यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिले थ्रू आउट द कंट्री। अलग अलग स्टेट अपने अपने हिसाब से उस लॉ को बना के इन्फोर्स ना करें, तो वो यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द कंट्री रहे विद दिस रिगार्ड टू द नेचर ऑफ दोज फंडामेंटल राइट्स एंड द पनिशमेंट हो गया फॉर देयर इन्फ्रिजमेंट। इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी रहे। इसीलिए कुछ राइट्स के लिए क्या है, पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है कि वो उसके रिगार्डिंग लॉ भी बना सकती है और उसको एनफोर्स भी कर सकती है। क्लियर है? अब ऐसे कौन कौन से राइट है जो सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में है लॉ बनाने के लिए? तो हम देख चुके हैं। हम सबसे पहले बात करें, हम पहला आर्टिकल 35 के अंदर कौन कौन से ऐसे राइट्स है जो सिर्फ पार्लियामेंट को दिए गए। पहला, प्रिस्क्राइब द रेजिडेंस हो गया एज अ कंडीशन फॉर द सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और द अपॉइंटमेंट इन द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी और द लोकल अथॉरिटी। इसका मतलब अगर रेजिडेंट एज अ क्वालिफिकेशन होगी, रेजिडेंट एज अ क्वालिफिकेशन डिक्लेयर करना है किसी भी स्टेट और लोकल बॉडीज़ के, तो वो राइट जो है ना, वो राइट्स होंगे वो ओनली किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं रिसेंटली कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या बिल पास किया है कि भाई 70% नॉन मैनेजमेंट पोस्ट और 50% जो मैनेजमेंट पोस्ट है वो कर्नाटका स्टेट के यानी कर्नाटका स्टेट के जो रेजिडेंट होंगे, लोकल रेजिडेंट, उन्हीं के पास रहेगी। तो इसमें क्या हुआ कि भाई कर्नाटका लेजिस्लेचर असेंबली ने पास कर दिया ये बिल कि भाई 70% नॉन मैनेजमेंट पोस्ट या नॉन मैनेजरियल पोस्ट, 50% पोस्ट हो गया मैनेजरियल पोस्ट, पूरे स्टेट की, कर्नाटका की, सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोकल लोगों के पास रहेगी, आउटसाइड इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या हुआ, रेजिडेंट एज अ क्वालिफिकेशन दिया गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, बट किसने दिया? कर्नाटका स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली ने, जो कि अलाउ नहीं है क्योंकि ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है अंडर आर्टिकल 35। इसीलिए आप देखेंगे इससे पहले जब हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी यही चीज़ की थी, तो क्या किया था, वहाँ की जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है उसने क्या चीज़ इसको स्ट्रक डाउन किया था क्योंकि ये वायलेशन होता है आर्टिकल 35। अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में रेजिडेंट ऐसे क्वालिफिकेशन देना है तो वो राइट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास नहीं है। क्लियर? फर्स्ट थिंग। इसके अंदर कुछ चीज़ें क्या और भी बात करें, हम दूसरे राइट्स की बात करें तो दूसरे राइट्स क्या बोलते हैं इसी के अंदर, एम्पावर करता है कोर्ट को अदर देन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हो गया टू इशू द रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। जैसे कि हमने आर्टिकल 32 देखा था, इसके अंदर क्या होता है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों इशू कर सकते हैं रिट्स। तो ये आर्टिकल्स के, अब ये आर्टिकल 35 के तहत क्या होता है कि भाई पार्लियामेंट जो है ना, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, अदर कोर्ट को भी क्या है, डायरेक्शन दे सकती है या फिर पावर दे सकती है, किसके लिए, कि वो जो ये रीट्स हैं अंडर आर्टिकल 32 वो इशू कर सकते हैं। तो ये भी आर्टिकल 35 के अंदर ही आता है, जो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है कि भाई कोई अदर कोर्ट को भी पावर मिले कि वो रेट इशू कर सके, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकती।
क्लियर है। और दूसरा जो हमने आर्टिकल 33 देखा भाई, फंडामेंटल राइट है हो गया ऑफ द आर्म फोर्सेस, उनको सस्पेंड करने के राइट्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, अंडर आर्टिकल देखा हमने 33 के तहत। तो ये भी सिर्फ पार्लियामेंट के पास है आर्टिकल 33 तहत। यानी ये सारे रिस्ट्रिक्शन, यानी कि ये सारे पावर देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, उसकी बात कर रहे हैं। पहला हमने देखा भाई रेजिडेंट एज ए क्वालिफिकेशन इन पर्टिकुलर स्टेट जॉब या फिर कोई लोकल बॉडीज़ की जॉब, तो सिर्फ पार्लियामेंट ही वो क्वालिफाई के लिए, यानी ऐसे लॉज बना सकती है, स्टेट नहीं बना सकती। और अभी कर्नाटका ने बनाया, पहले हाई कोर्ट, पहले हरियाणा ने बनाया तो उसको स्ट्रक डाउन किया है हरियाणा वाले को, कर्नाटका का अभी चल रहा है। सेकेंड दूसरा क्या है कि भाई पार्लियामेंट ही क्या कर सकती है, अदर कोर्ट को एम्पावर कर सकती है अदर देन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो गया, टू इशू द रेट हो गया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। दूसरा आर्म फोर्सेस के राइट को क्या करना है, अगर रिस्ट्रिक्ट करना है तो वो भी पार्लियामेंट के हाथ में ही है। दूसरा इंडेमनीफाई एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और द एनी अदर पर्सन हो गया फॉर एनी एक्ट डन हो गया ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द मार्शल लॉ इन एनी एरिया। कि भाई मार्शल लॉ गोइंग ऑन है तो भाई पावर ऑफिसर्स की क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। दूसरा उन्होंने जो भी एक्ट किए अपने ऑफिशियल ड्यूटी में तो उसको वैलिडेट करना है नहीं करना है तो वो भी सिर्फ पार्लियामेंट के ही हाथ में है। क्लियर है। और इसके अलावा देखें तो पार्लियामेंट हो गया शेल है द पावर टू मेक द लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग द पनिशमेंट फॉर दोस एक्ट that are declared to be offense under the fundamental right. This include भाई अनटचेबिलिटी है आर्टिकल 17, तो ये भी पार्लियामेंट के हाथ में होती है कि भाई स्पेसिफिक लॉ बनाया जाए पार्लियामेंट के द्वारा और थ्रू आउट द कंट्री उसका एनफोर्समेंट हो और उसके लिए पनिशमेंट भी मिले। ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स आर्टिकल 23, इसके तहत भी क्या है, पार्लियामेंट के हाथ में पावर देखने को मिलती है। लोकल लेवल पे इनको लेके स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है पर अल्टीमेट अथॉरिटी जो होगी वो तो पार्लियामेंट ही होगी। क्लियर। इसके अलावा एनी लॉ हो गया इन फोर्स हो गया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल विद रिस्पेक्ट टू द एनी ऑफ द मैटर हो गया स्पेसिफाई वो इज कंटिन्यू अंटिल द अल्टरेशन और द अमेंडमेंट। मतलब ये जो भी प्रोविज़न दिए गए, जो भी पावर पार्लियामेंट को दी गई है आर्टिकल 35 के तहत, इनको जब तक रिपील नहीं किया जा सकता तब तक ये लॉज जो है ना वो एज इट इज़ ही रहेंगे। एक बार रिपील हो गया उसके बाद ये चीज़ें चेंज हो सकती है। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्टिकल 35 क्या बोलता है कि आर्टिकल 35 जो है ना एक्सटेंड करता है द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक द लॉज ऑन द मैटर स्पेसिफाई। अब वो जो हमने सारी चीज़ें देखी, इवन दो सम ऑफ दिस मैटर में फॉल विद इन द स्पेसिफाई, इसका मतलब क्या है, कुछ मैटर्स हो सकते हैं जो स्टेट लिस्ट का पार्ट भी होंगे। हम देखेंगे आगे जाके 7 शेड्यूल को, 7 शेड्यूल में हम देखेंगे भाई यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है ना। यूनियन लिस्ट के अंदर सिर्फ यूनियन यानी कि सेंट्रल लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट के अंदर सिर्फ स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दोनों सेंटर स्टेट दोनों बना सकते हैं। पर अगर सेंटर ने पहले लॉ बना दिया तो वो प्रीवेल होगा। तो इन चीज़ों के अंदर से क्या, अगर कोई स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट भी है ना फिर भी पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उस पर लॉ बना सकती है अंडर आर्टिकल 35, अगर वो क्या हो, रिलेटेड हो जो अब हमने डिस्कस किया है ना। अब हमने क्या डिस्कस किया कि भाई आर्म फोर्सेस के राइट्स को अगर क्या लेना, राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करना हो है ना, कोई और कोर्ट को पावर देनी हो रिट्स इशू करने की है ना, साथ ही साथ मार्शल लॉ ऑपरेशन हो तो उसके लिए कोई भी ऑफिशियल्स या कोई भी आर्मी पर्सन है उनके राइट्स या फिर उनकी जो ऑफिशियल ड्यूटी में उन्होंने जो एक्ट परफॉर्म किए उसको इंडेमनीफाई करना हो है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए, साथ ही अनटचेबिलिटीज़ हो, ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बींग्स हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए पार्लियामेंट अगर स्टेट लिस्ट में इंक्रोच करना पड़े तो भी पार्लियामेंट को अलाउ है अंडर आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारे 3 राइट्स कंप्लीट होते हैं और हमारे फंडामेंटल राइट का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आज हमने क्या क्या देखा एक बार रिकेप करेंगे। हमने देखा आर्टिकल 33 जो क्या बात करता है भाई आर्म फोर्सेस हैं उनके जो फंडामेंटल राइट है उनको रिस्ट्रिक्ट करने की बात करता है, जो सिर्फ पार्लियामेंट के पास देखने को मिलती है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। आर्म फोर्सेस के अंदर सभी आ जाते हैं, आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी हो गया, रिगार्ड दूसरी एजेंसीज हो गया जो लॉ एनफोर्समेंट का काम करती है, सभी आ जाते हैं। इसके अंदर कॉम्बैक्टेड एंड नॉन कॉम्बैक्टेड दोनों आ जाती है। इस चीज़ों को क्या है कि भाई कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, क्योंकि इनके फंडामेंटल राइट को ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट करा जाता है अंडर आर्टिकल 33। इसके बाद देखा हमने आर्टिकल 34 हो गया जो कि किस चीज़ की बात करता है, मार्शल लॉ की बात करता है, जो अभी तक इंडिया में
इम्पोज नहीं किया जा चुका है। मार्शल लॉ को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया, बट इम्प्लिसिटली मेंशन किया गया। इसके अंदर क्या होता है भाई, लोकल अथॉरिटीज़ होती है, लोकल लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है जो लोकल सिविलियन अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर पाती है, इसीलिए मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है। और ये करने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। सेम ये चीज़ के लिए आर्म फोर्सेस के पावर को सस्पेंड करने की पावर भी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। इसके अलावा फिर हमने देखा आर्टिकल 35 में क्या देखा हमने, सर्टेन राइट्स है जो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है फंडामेंटल राइट्स को लेके। इसके अंदर हमने देखा कि भाई किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर रेजिडेंट एज एम्प्लॉयमेंट कंडीशन देनी है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट ही दे सकती है। उसमें हमने कर्नाटका रिसेंट एग्जांपल भी देखा, हरियाणा का एग्जांपल भी देखा, है ना। उसके बाद क्या देखा हमने कि भाई हाई कोर्ट के अलावा दूसरी कोर्ट किसी कोर्ट को एम्पावर भी कर सकती है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के वो रिट इशू करके अंडर आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकती है। इसके अलावा आर्म फोर्सेस के राइट्स को अगर रिस्ट्रिक्ट करना तो वो भी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। मार्शल लॉ इम्पोज किया गया तो उसमें जो भी इंडेमनिटीज़ देखने को मिलती है, ऑफिशियल्स जो भी वहाँ पे तैनात किए गए हैं वो अगर किसी राइट का वायलेशन करते हैं तो उसको वैलिडेट करना वो भी पार्लियामेंट के हाथ में ही है। अनटचेबिलिटी हो गया, है ना। इसके अलावा ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बींग्स हो गया, ये सारे राइट्स भी क्या हैं, पार्लियामेंट के अंडर ही आते हैं। ये बोलता है आर्टिकल 33। क्लियर है। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। ये तीनों राइट्स जो है ना इंपॉर्टेंट राइट्स माने जाते हैं, जनरली इनको इग्नोर किया जाता है, पर आप प्लीज़ मत करिएगा, इनको भी देख के जाइएगा अपनी एग्ज़ाम में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने यूट्यूब चैनल को, ताकि हम जल्दी से जल्दी हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को कंप्लीट करें कॉम्प्रीहेंसिव वे में, फुल्ली अंडरस्टैंडिंग के साथ। क्लियर है। तो चलिए स्टॉप करेंगे हम आज के लेक्चर को इसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।